नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश में 3 अलग अलग जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। दौसा, अजमेर और अनूपगढ़ से ये तस्वीरें आई हैं। दौसा में परिवार के साथ पानी की टंकी पर व्यक्ति चढ़ा और अजमेर में कब्जे के अधिकार को लेकर के टंकी पर युवक चढ़ा है। अनूपगढ़ में डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर के टंकी पर युवक चढ़ा है और ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदेश में लगातार जो है टंकी पर चढ़ने का मामला बढ़ता जा रहा है और तीनों ही जगह समझाइश जो है अधिकारी कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां 12 घंटे से ज्यादा पानी की टंकी पर प्रदर्शन जारी है। 3 अलग अलग ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दौसा, अजमेर, अनूपगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शाही जामा मस्जिद में न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी सिंबल नहीं मिला है। मस्जिद के सदर ने यह बताया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, यह महज कोरी अफवाह है। मस्जिद के सदर ने आरोप लगाया कि पोलिंग के मद्देनजर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में सर्वे कराया गया और इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। काशी मथुरा के बाद अब संभल की जामा मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने दावा पेश कर दिया। संभल की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष हरि मंदिर के होने का दावा कर रहा है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद में 8 सदस्यों की टीम ने जामा मस्जिद में जाकर सर्वे किया। संभल की जामा मस्जिद में मंगलवार को 2 घंटे तक सर्वे का काम हुआ और सर्वे टीम के अलावा डीएम, सांसद, एसपी मौजूद रहे। कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है। यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़े तो सर्वे करेंगे। जिला कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में सच जानने की कोशिश हुई, सबूतों को जुटाने की कोशिश हुई और वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर एडवोकेट कमीशन ने सर्वे का काम किया, जिसमें हिंदू पक्ष का मस्जिद में हरि मंदिर होने का दावा किया गया है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे के सवाल पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि उनके पास जामा मस्जिद होने के पहले से ही सबूत हैं। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। कंप्लीट जामा मस्जिद देखी गई है, उसकी चौहद्दी देखी गई है, अंदर से बाहर से तमाम जगह से देखा गया। जो जिन चीजों में ताले लगे हुए थे, जिनमें कबाड़ भरा हुआ है, उसको भी खोल के हमने दिखा दिया। अब रिपोर्ट आई, अपनी रिपोर्ट देंगे। फिलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे कोई गुमराह हो। कोई गुमराह नहीं है, सब क्लियर है बिल्कुल। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि दोबारा सर्वे की जरूरत होगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फोटोग्राफी की गई है और वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे में जल्दबाजी का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन का नोटिस मिलना चाहिए। अभी तो जो कोर्ट का आदेश था वो हमने उसका पालन किया है। उन्होंने अपॉइंट किया कमिश्नर एडवोकेट के लिए, उनके साथ गए, प्रशासन का सहयोग रहा और वो कल जो न्यायालय का आदेश था उसका पूरी तरह से
पालन किया गया है, फोटोग्राफी वगैरह की गई है। अब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे, इस रिपोर्ट के बाद देखेंगे क्या आवश्यकता है। इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी। फिलहाल अब पूरा मामला कोर्ट के आने वाले आदेश पर टिका है, जिसमें कोर्ट की सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर है। लेकिन जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया गया। यह गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो है कई तरीके की बयानबाजी भी अब इस पूरे मामले में की जा रही है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किया और उन्होंने ये कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया गया और ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग हो चुकी है। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार का अनुमान है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, समझिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कौन बनेगा सरदार, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार का अनुमान जता रहे हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। एक नजर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के अनुमानों पर। मेट्राइज के अनुसार महायुति को 150 से 170 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 के बीच सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो 8 से 10 सीटें खाते में जा सकती हैं। टीएमआरक्यू के अनुसार महायुति को 137 से 157 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 2 से 8 के बीच सीट मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार महायुति को 152 से 160 के बीच, वहीं महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच और अन्य को 6 से 8 के बीच सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स प्लस के अनुसार महायुति को 175 से लेकर 195 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 के बीच और अन्य को 7 से 12 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महा एग्जिट पोल की माने तो महायुति को 162, महाविकास अघाड़ी को 122 और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में भी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। झारखंड के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं। मेट्राइज के अनुसार एनडीए को 42 से 47 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 के बीच सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं रहेगी। वहीं पीपुल्स प्लस के अनुसार एनडीए को 44 से 53 के बीच सीटें और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। जेवीसी के अनुसार एनडीए को 40 से 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार एनडीए को 45 से 50 सीटें, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। महा एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 46, इंडिया को 32 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है? 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पे जितनी सीटें भाजपा को बताई जा रही हैं, आप देखिएगा भाजपा गठबंधन को, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल आपने देखे। अब 23 नवंबर को पता चलेगा इन दोनों में से किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म होने के बाद सेंट्रल नागपुर विधानसभा क्षेत्र से अप्रिय घटना सामने आई। नागपुर में ईवीएम लेकर जा रही एक गाड़ी पर हमला किया गया। बताया ये जा रहा है कि यहां पर पत्थरों से ईवीएम ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया। तस्वीरों में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी के तमाम शीशे टूटे हुए हैं। दरअसल वोटिंग के बाद जोनल ऑफिसर कुछ कागजात की फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर निकले और जिस गाड़ी से वो गए उसमें एक स्पेयर ईवीएम रखी थी, जिससे लोगों को शक हुआ और तनाव की स्थिति वहां पर बन गई। पुलिस के अनुसार वोटिंग वाली ईवीएम सुरक्षित है। जिस गाड़ी पर पथराव हुआ वो स्पेयर ईवीएम लेकर जा रही थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसके शीशे तोड़ दिए गए। जब वोटिंग खत्म हो गया था तो एक जोनल ऑफिसर जो है वो कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे किसी जेरोक्स सेंटर पर। उनके गाड़ी में जो स्पेयर ईवीएम था, कुछ लोगों को पता चला कि वही शायद G9 ईवीएम है जो पोलिंग में यूज़ किया था। तो इसीलिए फिर वो लोग वहाँ पर इंक्वायर करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उसमें उनके हाथापाई हो गए और गाड़ी का नुकसान हो गया। वो रोकने की कर रहे थे गाड़ी को, बट वहाँ से जोनल ऑफिसर वो गाड़ी अपनी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की 2 दिनों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की साख और मजबूत हुई है। गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। वहां की राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड के समय में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को अब तक कुल 19 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया गया। इस दौरान दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मील का पत्थर है। आज पीएम मोदी गुयाना में कई द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होनी है। कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत और गयाना सहमत है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। हम एकमत हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आज के समय की मांग है। क्लाइमेट जस्टिस हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल हो गया है। पीएम मोदी ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की धरती पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने वनरोपण के प्रयास को दूसरे महाद्वीप तक फैलाने के लिए मिलकर पौधारोपण किया। पीएम ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी। तो एक्स हैंडल पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। गुयाना की धरती पर इस अभियान की शुरुआत हुई है।
भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी और बढ़ गई है। कनाडा के एक अखबार में छपी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी एक रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह बकवास करार दिया है। भारत ने कहा है कि उसके और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण है और इस तरह के बयान से मामले और बिगड़ेंगे। दरअसल कनाडाई मीडिया ने अपनी खबर में दावा किया है कि पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी और इस पर ही भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कनाडाई मीडिया की खबर को बदनाम करने वाला अभियान करार दिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान का वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान सेना के सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद करके ले जाया जा रहा है। दावा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले एक महीने में आतंकी हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और आतंकी हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद करके ले जाते वीडियो सामने आने पर पाकिस्तानी सेना में बड़े कमांडरों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की संघीय शीर्ष समिति ने बलूचिस्तान में सभी सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान को मंजूरी दी है। किन्नरों का ऐसा तिलिस्म जिस तिलिस्म में किन्नर के कत्ल की साजिश रची गई, टैटू वाली किन्नर की सुपारी दी गई। इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड वो कौन थी, खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए रिपोर्ट। टैटू वाली किन्नर की मर्डर मिस्ट्री। लाश के पास 1.5 लाख, एक पहेली। $12 लाख में मौत का सौदा। सुपारी किलिंग की साजिश। कत्ल में सुपारी किलर बदलते गए। मास्टरमाइंड वो कौन थी? जिनकी ढोलक की थाप से दुआएं निकलती हैं, जिनकी तालियां सबको अपनी ओर खींच लेती हैं। खुशी का मौका हो तो ये पहुंच जाते हैं नेक लेने। अजब दुनिया होती है किन्नरों की। इस अजब दुनिया में ऐसी ख्वाहिश भी होती है जिसका कनेक्शन इस टैटू वाली लाश से है। ये लाश एक किन्नर की थी, जिस किन्नर का नाम था काजल। बड़ौदा बाजार में डाबाडीह के पास बंद पड़े पत्थर खदान में 18 नवंबर को किन्नर काजल की लाश मिली थी, जिस्म पर धारदार हथियार के निशान कत्ल की गवाही दे रहे थे। हैरान करने वाली बात ये भी थी कि लाश के पास 1.5 लाख रुपए मिले, यानी कातिल का इरादा लूटपाट का नहीं था। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मोटा जोरा रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ की, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेके वहाँ विवाद था। एक गुट खुद बनना चाहता था और काजल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लालायित थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया। दरअसल किन्नर काजल के कत्ल की सुपारी दी गई। 12 लाख रुपए में मौत का सौदा हुआ। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड थी तपस्या। ये तपस्या कौन है, इसका राज भी बताएंगे। तपस्या ने निशा के साथ मिलकर प्लानिंग की। 12 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। पहले जिसे सुपारी दी गई थी वो सुपारी किलर जेल चला गया। सुपारी किलिंग की इस साजिश में अब 2 नए सुपारी किलर अंकुश और कुलदीप की एंट्री हुई। मठ प्रमुख बनने की ख्वाहिश, खूनी साजिश। किन्नर बनाम किन्नर की लड़ाई।
किन्नर काजल के पास जो 1.5 लाख रुपए मिले वो इस कत्ल की साजिश का हिस्सा था। निशा बहाने से काजल को अपने साथ ले गई कि 3 लाख रुपए किसी से लेना है, 1.5 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। लालच में काजल आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था सुपारी किलर की गैंग का निशा हिस्सा है। प्लानिंग के तहत आरोपी पक्ष ने इसको एक सुपारी दी थी। पहले 6 लाख की एक सुपारी एक व्यक्ति को दी थी, वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से जेल में चला गया, इसके उनका पैसा डूब गया। फिर 12 लाख में उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था उसको दिया था। उस ड्राइवर ने 2 और लड़कों को अरेंज किया था। इस प्रकार 3 वो लड़के और निशा और तपस्या ये मिलके इस घटना को अंजाम दिया। पूरे खेल की मास्टरमाइंड तपस्या किन्नर है, जिसे रायपुर की किन्नरों का मंच प्रमुख बनना था। जिस रास्ते में रोड़ा बन रही काजल को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश रची गई। बड़ौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।